चलिए, जय हिंद दोस्तों। अमर क्लासेस बदरजीन बाजार में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज क्लास 10th के मैथ के पहला चैप्टर लिए हैं जिसका नाम है वास्तविक संख्या। और वास्तविक संख्या के जो बेसिक है हम इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे और अगले जो वीडियो आएगा उसमें हम वास्तविक संख्या के प्रश्नावली में एंट्री कर जाएंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाबू सबसे पहले देखेंगे कि चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या के बारे में जानने से पहले दो टर्म ऐसा है जिसके बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो तुम सब तो इच्छुक होगा कि भाई दो टर्म वो है तो कौन सा है। तो एक होता है अंक, क्या होता है बाबू, अंक, और दूसरा होता है संख्या। दूसरा क्या होता है बाबू, संख्या। तो बाबू अंक जो होता है, अंक वो 6 होता, 100 करें 10 होता है। कितना होता है अंक, कितना होता है 10 होता है। तो अब कहोगे सर 10 कौन कौन सा होता है, तो आइए लिख देते हैं अंक 10 कौन कौन सा होता है। अंक जो होता है 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझ रहे ना, ये सब के सब क्या है, अंक है। ये सब के सब अंक है। अंक जो है ये 0 से स्टार्ट होगा और 9 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन संख्या जो होता है 1 से स्टार्ट होता है और अनंत तक जाता है। जैसे इसका एग्जांपल देना चाहे तो हम इसमें 1 से स्टार्ट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कहाँ तक जाएगा, अनंत तक चला जाएगा। सबसे छोटी संख्या बताओ, तो एक अंक के सबसे छोटी संख्या 1 हो जाएगा। और कहेंगे कि एक अंक के सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा। अब पूछे कि दो अंक के सबसे छोटी संख्या, तो 10 हो जाएगा। और 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या तो 99 हो जाएगा। और 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगा। और 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से समझ में आनी चाहिए। अब कोई कहे कि 5 अंक के सबसे छोटी संख्या बताओ, तो 5 अंक के सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए 1 लिख देंगे और 4 गो 0 लिख देंगे, तो 5 अंक के सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। और कहेगा 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो लिखेंगे 5 × 9, 5 × 9 1 2 3 4 5, 5 × 9। अब काउंट देखो तो कितना हो रहा है, 99,999। कितना आसान है। अब तुम सबसे कोई पूछे कि अब 10 अंक के सबसे छोटी संख्या बताओ, तो क्या तुम लोग नहीं बता दोगे। या क्या कोई पूछे कि 10 अंक के सबसे बड़ी संख्या बताओ, तो 10 × 9, उसके बाद से देख लेना कितना आ रहा है, आसानी से तुम सब बता सकते हो। ठीक है, अब हम चलिए चर्चा कर लेते हैं संख्या के बारे में। किसके बारे में, संख्या के बारे में। तो संख्या किसी भी चीज के क्वांटिटी को बताने के लिए जिस राशि का प्रयोग करते हैं उसे संख्या कहते हैं। किसी भी चीज के क्वांटिटी यानी कि मात्रा बताने के लिए जिस राशि का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। जैसे मम्मी तुमको मार्केट भेज दी और बोली कि जाओ बेटा चावल लेकर आओ, तो तुम क्या करोगे, डायरेक्ट दुकान में जाकर चावल मांग लोगे, नहीं। सबसे पहले मम्मी से ये सवाल करोगे कि मम्मी कितना चाहिए, तो मम्मी जवाब देगी कि 2 kg चाहिए। तो उसमें 2 जो है, जैसे कहेगी 2 kg चाहिए, कितना चाहिए बाबू, 2 kg चाहिए। तो इसमें जो 2 है ना, यही क्या है, संख्या है। यही क्या है, संख्या है। तो देखिए बाबू, अब सबसे बेसिक जो संख्या होता है, सबसे बेसिक संख्या वो है प्रकृत संख्या। कौन संख्या, प्रकृत संख्या। तो चलिए अब हम प्रकृत संख्या के बारे में चर्चा करते हैं। तो गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। कहते हैं किसको, प्रकृत संख्या किसे कहते हैं, गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं। तो भाई गिनती वाली संख्या को प्रकृत संख्या कहते हैं, तो गिनती स्टार्ट कहाँ से होता है। तो भाई कहने का मतलब किसी भी बच्चा से कहोगे भाई गिनती गिनो और किसी भी भाषा में कहोगे गिनो, तो तुम वो क्या करेगा, वो 1 से स्टार्ट करेगा। किससे, 1 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जब तक उसको मान नहीं करो ना वो अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा बाबू, अनंत तक चला जाएगा।
ठीक है। तो हम स्पष्ट रूप से एग्जाम्पल के तौर पे 1 से लेकर के अनंत तक हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। प्रकृत संख्या का एग्जाम्पल जो होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे करके कहां तक, अनंत तक गिन सकते हैं। तो अब हम तय कर लेते हैं कि सबसे छोटा प्रकृत संख्या कौन सा होता है। तो सबसे छोटा प्रकृत संख्या 1 होता है और सबसे बड़ा प्रकृत संख्या अनंत होता है। सबसे बड़ा प्रकृत संख्या क्या होता है बाबू, अनंत होता है। और इसको सूचित जो किया जाता है, प्रकृत संख्या को n से सूचित किया जाता है। किससे, n से सूचित किया जाता है, ठीक है। इसके बारे में तुम लोग स्पष्ट रूप से समझ गया। अब हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। किसके बारे में, पूर्ण संख्या। तो आइए हम देखते हैं पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो प्रकृत संख्या के समूह में शून्य को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे हम पूर्ण संख्या कहते हैं। जिसे हम क्या कह सकते हैं, पूर्ण संख्या कहते हैं। तो आइए हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। तो अब देखो कह रहा है प्रकृत संख्या के समूह में, तो देखो तो यहां से अब इस 0 को हटा दो, हटा दिए ना, तो यहां से यहां वाली जो संख्या दिख रही है पूरा का पूरा प्रकृत संख्या है। और इसी में हम क्या किए, शून्य को शामिल कर दिए। शून्य को जब शामिल कर दिए तो ये हो गया पूर्ण संख्या। क्या हो गया बाबू, पूर्ण संख्या। या ऐसे शॉर्ट में बोल सकते हो 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली जो संख्या होती है वो पूर्ण संख्या कहलाती है, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब देखिए पूछा जाए कि सबसे छोटा पूर्ण संख्या कौन सा होगा, तो सबसे छोटा पूर्ण संख्या 0 होगा। और सबसे बड़ा पूर्ण संख्या पूछा जाए तो सबसे बड़ा पूर्ण संख्या अनंत होगा। सबसे बड़ा पूर्ण संख्या कौन सा होगा बाबू, अनंत होगा, ठीक है। अब देखो तो बाबू इसको जो सूचित किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है W से। किससे बाबू, W से सूचित किया जाता है, ठीक है। अब देखो तुम सब कहोगे सर ये क्या लिखा है, तो बाबू ये लिखने का मतलब ये है कि सभी के सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। तो अब कहोगे सर कैसे, थोड़ा सा हमको बता दीजिए। तो आइए बाबू हम बताते हैं। कहने का मतलब ये है कि प्रकृत संख्या जो है 1 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रहा है। तो ये 1 से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा है, तो पूर्ण संख्या में 1 से अनंत तक की संख्या है ना। तो ये सब संख्या आकर के इसमें समावेशित हो सकती है, यानी कि इसमें समा सकती है, इसमें रह सकती है। लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या की बात करें तो सभी के सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें 0 है और ये 0 उसमें नहीं है। तो इसलिए स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। समझ रहा है ना। अब चलिए बात कर लेते हैं किसके बारे में बाबू, अब बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। किसके बारे में बाबू, पूर्णांक के बारे में। तो पूर्णांक किसे कहते हैं, तो पूर्णांक तो पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक वाली संख्या को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे हम कहते हैं पूर्णांक संख्या। जिसे क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या के समूह में ऋणात्मक वाले संख्या को यानी कि माइनस वाले संख्या को शामिल करने पर संख्या का एक नया समूह बनता है जिसे कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं बाबू, पूर्णांक कहते हैं। तो आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल देखिए, तो ये पूर्ण संख्या है कि नहीं है, 0 से स्टार्ट होकर कहां तक जा रही है, अनंत तक जा रही है। और इसी में हम माइनस वाले संख्या को क्या कर दिए, शामिल कर दिए। तो ये हो गया कौन सी बाबू, पूर्णांक हो गया। क्या हो गया बाबू, पूर्णांक हो गया। तो अब देखो, अब तुम लोग कहोगे कि ये सर देखिए ना आप उल्टा लिख दिए हैं, क्या कर रहे हैं, देखिए तो अब इधर है ना संख्या बढ़ा रहे हैं, अब 0 के बाद इधर बढ़ा रहे हैं। बाबू रे एक बात समझ जाओ, तुम सबसे कोई पूछ दे, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, तुम सबसे कोई पूछ दे कि -5 और -1 में कौन बड़ा है, तो एक बात बताओ कि तुम किसको बड़ा कहोगे। तो बाबू -5 से -1 जो है ना बड़ा है। कैसे सर, कहने का मतलब ये है कि मान लो ये हम हैं और ये हमारे भैया हैं, समझ रहे हैं ना। तो हमारे पास -1 रुपया, भैया के पास -5 रुपया है। तो यानी कि वो माइनस मतलब कर्जा, माइनस मतलब कौन सी, कर्जा, समझ रहे ना बाबू। तो भैया के पास 5 रुपया कर्जा है, हमारे पास 1 रुपया कर्जा है। अब बताओ कि पहले कौन भरेगा। मान लो कि हम लोग दोनों भाई एक ही कंपनी में काम करना शुरू कर दिए और समान राशि कमाना शुरू कर दिए।
तो मान लो कि हम एक दिन 1 रुपया कमाते हैं तो एक दिन में अपना कर्जा तो भर देंगे, लेकिन 5 दिन में इन भरेंगे तो 5 दिन ये भी कमाएंगे, 5 दिन हम भी कमाएंगे, तो 1 रुपया भर देंगे तो हमारे पास 4 रुपया बचेगा ना, और इनके पास 0 रुपया हो जाएगा। यानी कि ये ज्यादा कर्जा लिए हैं, इसलिए क्या है बाबू, ये हमसे गरीब हैं, यानी कि कहने का मतलब हम इनसे अमीर हैं। बात समझ में आ रही है? तो अब हम इतना ही जान जाओ कि माइनस में संख्या जितना ही बड़ा होगा उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। बात समझ में आ रही है? माइनस में संख्या जितना ही बड़ा और उसका वैल्यू उतना ही छोटा होगा। समझ रहे हैं ना बाबू? तो अब देखो, अब कोई पूछ देगा कि -1 और 0 में कौन बड़ा है, तो तुम लोग खुद तय कर लोगे कि ये दोनों में कौन बड़ा है। बाबू रे, कहने का मतलब -1 और 0 में 0 बड़ा है, क्योंकि 0 के पास कोई पैसा तो है नहीं, लेकिन कर्जा भी नहीं है, लेकिन इसके पास 1 रुपया कर्जा है। क्या है बाबू? माइनस मतलब कौची? कर्जा। तो कर्जा है, तो कर्जा है तो भाई कहने का मतलब कि ये इसके अपेक्षा क्या है, गरीब है। यहां तक तो तुम लोग समझ गया होगा। तो ऐसे लिखने का मतलब है कि देखो, ऐसे अगर हम बढ़ाएं तो ये बढ़ते क्रम में हो जाएगा। समझ रहे ना बाबू? ऐसे क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ते क्रम में। लेकिन ऐसे लाएंगे तो ये क्या होगा बाबू? घटते क्रम में हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? सही लिखे हैं, गलत नहीं लिखे हैं, कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब देखो, अब माइनस वाले संख्या अब पूछा जाए कि अब बताइए सर जी कि सबसे छोटा पूर्णांक कौन सा होगा भाई? तो सबसे छोटा पूर्णांक माइनस में अनंत होगा और सबसे बड़ा पूर्णांक प्लस में अनंत होगा। तो अब कहोगे सर इसको सूचित कैसे किया जाता है? तो इसको सूचित जो किया जाता है जेड आई या जेड से सूचित किया जाता है। तो अब कहोगे ये सर ये भी कंफ्यूज की बातें हो गई। कहने का मतलब ये है, आई से सूचित कर रहे हैं तो ये तो ठीक ठाक है। कहने का मतलब कि इसका इंग्लिश होता है इंटीजर होता है इंटीजर, तो इसका फर्स्ट लेटर आई है तो आई से सूचित किए हैं। लेकिन जेड से क्यों सूचित किए हैं? तो बाबू एक जर्मन के शब्द है जेहलिन, जिसका अर्थ होता है गिनना, उसी जेहलिन शब्द से जेड को लिया गया है। ठीक है, ये बातें समझ में आई ना? आगे बढ़ते हैं। सर कहोगे ये सर अब घेरे हैं, ये बता दीजिए इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो इसके बारे में यही कहना चाहते हैं बाबू कि जो सभी के सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सभी के सभी पूर्ण संख्या प्रकृत संख्या नहीं हो सकता है। अब सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, लेकिन सभी के सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है। आइए भाई दिखा देते हैं कैसे नहीं हो सकता है। अब मान लो कि पूर्ण संख्या जो है 0 से स्टार्ट होकर के अनंत तक जा रहा है, और पूर्णांक जो संख्या है वो कहने का मतलब कि माइनस वाले संख्या के जोड़ने से मिला हुआ है, बना हुआ है। तो माइनस वाले संख्या को जोड़े हैं तो कहने का मतलब है ये जो है 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक, तो इसमें भी 0 से स्टार्ट होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं हैं। तो ये सब आकर तो इसमें रह सकता है, इसके जैसा इसमें संख्या है। लेकिन देखो तो इसके जैसा जैसे पूर्णांक में जो संख्या है, क्या ऐसा संख्या इसमें है? तो क्या ये संख्या इसमें नहीं है, तो ये जाकर उसमें रह सकता है? नहीं रह सकता है। तो स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि सभी के सभी पूर्णांक संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकता है, और सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है। यहां तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बाबू बात कर लेते हैं इसके बारे में, थोड़ा सा पहले मिटा दें, पहले एग्जाम्पल देखेंगे भाई कि क्या क्या कह रहा है एग्जाम्पल में। ठीक है, और एग्जाम्पल में बाबू तुम सबको बता दे कि 3 प्रकार के संख्या दिख रहा होगा। कितने प्रकार बाबू? 3 प्रकार के संख्या दिख रहा होगा। जैसे ये देखो तो एक प्रकार ये हुआ माइनस वाला, और एक प्रकार ये हुआ प्लस वाला, और ये हो गया ये 0। क्या हो गया बाबू? 0। तो अब ये जो प्लस वाला जो होता है इसको बोलते हैं धनात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? धनात्मक पूर्णांक। और इसको बोलते हैं ऋणात्मक पूर्णांक। क्या बोलते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक। और इंग्लिश की बात करें तो इसको बोलते हैं निगेटिव इंटीजर, और इसको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो अब कहोगे ए सर धनात्मक में तो 1 से लेकर अनंत तक लिख लिए, और ऋणात्मक में तो -1 से लेकर के माइनस अनंत तक लिख लिए,
सर जीरो जो है धनात्मक है या ऋणात्मक है? तो बाबू स्पष्ट रूप से जान लो कि जीरो जो है इस पे कोई चार्ज नहीं है, ना तो ये धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। अगर धनात्मक होता तो हम इसमें शामिल कर लेते हैं और ऋणात्मक होता तो इसमें शामिल कर लेते हैं, लेकिन हम किसी में शामिल नहीं किए हैं, तो जाहिर सी बात है कि ये अलग, एक कहने का मतलब कि अलग प्रकार की संख्या है। तो इसको बोलते हैं शून्य इंटीजर। क्या बोलते हैं बाबू? शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर। क्या बोलते हैं बाबू? जीरो इंटीजर बोलते हैं। किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो बाबू अब कहने का मतलब तुम लोग 6, 7, 8 में पढ़ा होगा ये सब संख्या, इसके बारे में चर्चा करना कोई खास जरूरी नहीं है, कोई खास जरूरी नहीं है। कहोगे तो चर्चा कर देंगे, लेकिन एक बात यहां फिर से आ जाओ, एक बात और याद आ गया। अब तुम कहोगे कि ये सर एक से स्टार्ट होकर के अनंत तक जो संख्या जा रहा है उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और यहाँ एक से स्टार्ट होकर अनंत तक जा रहा है तो इसको हम प्राकृत संख्या कह रहे हैं। तो दोनों में क्या डिफरेंस है सर? तो कोई डिफरेंस नहीं है। हम धनात्मक पूर्णांक को ही क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या कह सकते हैं। धनात्मक पूर्णांक को ही क्या कह सकते हैं? प्राकृत संख्या कह सकते हैं। समझ रहे हैं बाबू? आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं सम संख्या। बाबू इसके बारे में तो डिटेल्स चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे, थोड़ा सा चर्चा जरूर करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। सम संख्या वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसको कहते हैं सम संख्या। एग्जाम्पल की बात करें बाबू तो एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल में हो जाएगा 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके अनंत तक चला जाएगा। कहाँ तक चला जाएगा बाबू? अनंत तक। और इसमें जो सबसे छोटा सम संख्या जो होगा वो 2 होगा। सबसे छोटा सम संख्या कितना होगा? 2 होगा। अब बात कर लेते हैं विषम संख्या की। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या। वैसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित न हो उसे कहते हैं विषम संख्या। तो सर इसका एग्जाम्पल बताइए। तो इसका एग्जाम्पल जो होगा क्या होगा बाबू? 1, 3, 5, 7, 9, 11 ये कहाँ तक चल जाएगा बाबू? अनंत तक चला जाएगा। यहां तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और इसमें पूछा जाए कि सबसे छोटा बताइए सर विषम संख्या, तो सबसे छोटा विषम संख्या 1 हो जाएगा और सबसे बड़ा विषम संख्या पूछा जाए तो ये अनंत होगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट समझ में आ ही गया होगा। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? वैसा संख्या जो 1 और खुद से कटे, वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी संख्या से विभाजित न हो उसको कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या। तो सर एग्जाम्पल दीजिए। तो एग्जाम्पल में हो जाएगा बाबू 2, 3, 5, 7, 11, 13। ठीक है, 13 ये कहां तक चला जाएगा बाबू? अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा? अनंत तक। अब कहोगे कि सर इसका सबसे छोटा बता दीजिए। तो सबसे छोटा संख्या जो होगा वो 2 होगा। सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 होगा। और सबसे बड़ा अभाज्य संख्या सर जी? तो सबसे बड़ा अभाज्य संख्या अनंत होगा। क्या होगा बाबू? अनंत होगा। ये बात तुम सबको स्पष्ट रूप से पता होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं भाज्य संख्या की। किसकी बाबू? भाज्य संख्या की। वैसा संख्या जो 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। वैसा संख्या 1 और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो जाए उसे कहते हैं भाज्य संख्या। तो सर इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बाबू? इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, सबसे पहले एग्जाम्पल हो जाएगा 4 और हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 8, 9, 10, 12। समझ रहे ना? इस कहां तक जाएगा बाबू? अनंत तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा बाबू? अनंत तक चला जाएगा। ठीक है, तो अब कहोगे कि ये सर अब 3 नहीं लिए, 2 नहीं लिए, डायरेक्ट 4 लिए हैं, इसका क्या कारण है? तो बाबू यही जो संख्या है सबसे छोटा भाज्य संख्या यही है। क्यों बाबू पता है? क्योंकि ये 1 और 4 के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो सकता है। जैसे देखो तो 4 है तो 4 जो है 1 से भी कट जाएगा और 4 से भी कटेगा और साथ ही साथ 2 से भी कटेगा। किससे कटेगा? तो
और एक और खुद के अलावा किससे कट गया, दो से कट गया, इसीलिए हम इसको क्या कहेंगे बाबू, इसको कहेंगे कौन सी, भाज्य संख्या। क्या कहेंगे बाबू, भाज्य संख्या। और एक संख्या होता है बाबू, उसके बारे में भी थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। यहाँ कहाँ लिखे भाई, कहने का मतलब कि यहीं पे लिख देते हैं, कहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, जिसका नाम है सहभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या वैसा संख्या जो, वैसा दो संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। वैसा दो संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो, उसको कहते हैं सहअभाज्य संख्या। ठीक है, और इसका जो डिटेल्स है, डिटेल्स में समझाएं सहअभाज्य संख्या को, डिटेल्स में समझाए हैं, इसका भी वीडियो अपलोड होगा क्लास 9th के टॉपिक में, ठीक है ना, संख्या पद्धति में। ठीक है, तो अब हम बढ़ जाते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम देखेंगे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, उसके बाद चर्चा करेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। तो चलिए देखते हैं अगला संख्या, कौन सी संख्या, अगला संख्या जो है वो है परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, वैसा संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे कहते हैं परिमेय संख्या। ठीक है, तो आइए इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 5, समझ रहे ना, एग्जाम्पल के तौर पे हो जाएगा 5, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए। इसमें जहां में लिखा हुआ है Q नॉट इक्वल टू 0, यानी कि Q का मान 0 नहीं होनी चाहिए। तो Q क्या है भाई, Q जो है हर का मान 0 नहीं होनी चाहिए। P वाला को अंश कहेंगे और नीचे वाला को क्या कहेंगे, हर कहेंगे। हर का मान 0 नहीं होनी चाहिए, ये बात तो सही है। तो आइए हम एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो एग्जाम्पल की बात करें तो ये कह रहे हैं 5, तो 5 जो है P/Q के रूप में कहाँ है, सर आप परिमेय संख्या में इसको रख दिए हैं, ये कौन सी बात है। तो कहने का मतलब बाबू रे, P जो है, कहने का 5 जो है ना, 5 के बटा में 1 छिपा हुआ है। हम स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के बटा में 1 छिपा रहता है। ठीक है, तो अब देखो, तो एक बटा में 1 लिख दिए, तो P/Q के रूप में आया कि नहीं आया, P/Q के रूप में आ गया ना। तो अब क्या है, ये भी परिमेय संख्या है। P/5 क्या है बाबू, परिमेय संख्या है। अब देखिए सर, अब देखिए 0 लिखे हैं, 0.8, तो 0.8 लिखे हैं, तो सर ये कैसे कह देंगे परिमेय संख्या है। तो बाबू रे, कहने का मतलब ये है कि इसके बटा में कुछ नहीं तो 1, और इसके बाद से इसको 0 बैठा देंगे तो ये दशमलव धीरे से कट जाएगा, तो ये ना हो जाएगा 8/10। ये परिमेय संख्या हुआ कि नहीं हुआ ना। अब कहोगे सर ये सब माइनस में है, तो माइनस वाला भी हो सकता है, सबके नीचे सबके बटा में 1 छिपा रहता है। अब यहाँ प्रश्न बनता है कि सर 0 क्या है, 0 परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो बाबू 0 परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके भी बटा में 1 छिपा रहता है। अब 1 छिपा रहता है तो जाहिर सी बात है कि ये P/Q के रूप में हो गया, और Q नॉट इक्वल टू 0 यहाँ बताया गया है, तो Q नॉट इक्वल टू 0 है, ये है, यानी कि Q का मान 0 नहीं है, तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो, तुम आगे सब देखिए रहा है, सब समझ रहा है, लेकिन अब यहाँ इसको समझाने की बात है। सर लिखे हैं रूट में 4, रूट में 4 परिमेय संख्या कैसे है। तो बाबू रूट में जो 4 है वो किसी संख्या का वर्ग है, 2 का वर्ग होता है 4। तो अब देखो, अब रूट में 4 यहाँ लिखा हुआ है ना। अब इसको क्या हम नहीं लिख सकते हैं 2 के पावर 2 रूट में, और तो पावर जो होगा यानी कि स्क्वायर जो होता है रूट को काट देता है। तो अब देखो, तो बाबू 2 बाहर निकल गया, और जब बाहर निकल गया तो इसके बटा में क्या होगा 1। अब ये भी हो गया P/Q के रूप में, समझ रहे ना बाबू। Q नॉट इक्वल टू 0 के बाद तो है, तो देखिए रहा है कि Q का मान 0 नहीं है। ठीक है, तो ये कहने में 0 क्या होता है, परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसे P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। अब आगे बढ़ जाते हैं। ये अगर दशमलव में देखो तो बाबू, दशमलव के बाद संख्या कुछ हद तक जाकर रुक जाता है तो उसको भी कहते हैं परिमेय संख्या। क्या कहेंगे बाबू, परिमेय संख्या। जैसे ये देखो तो लिखा है 43.5476, तो ये कहने का मतलब कि यहीं तक सीमित है, खत्म हो गया, कट उठ गया है, इसलिए ये हो जाएगा परिमेय संख्या। और ये देखो तो अगला एग्जांपल 1.546 ऊपर लगा हुआ है रेकरिंग, समझ रहे ना, रेकरिंग इसको बार भी कहते हैं। ठीक है ना बाबू, तो कहने का मतलब ये है, तो ये
ये भी एक परिमेय संख्या होगा, क्योंकि क्लास 9th में तुम सबको स्पष्ट रूप से बताए हैं, क्लास 9th में तो वीडियो छोड़े नहीं है, लेकिन क्लास के जो बच्चा है उस सबको बताए हैं कि अगर किसी संख्या पे रेकरिंग लगा रहता है, दशमलव के बाद किसी संख्या पे रेकरिंग रहता है, तो उसको हम p/q के रूप में कैसे लिखते हैं, इसके बारे में स्पष्ट रूप से चर्चा किए हैं। अगर तुम लोग नहीं जानता है तो क्लास 9th के जो वीडियो हम डालेंगे तो उसमें हम स्पष्ट रूप से तुम सबको क्या करेंगे, समझा देंगे या बता देंगे। समझ रहे बाबू? आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार की दिक्कत परेशानी नहीं है होनी चाहिए। आगे बढ़ जाते हैं। अब बात करते हैं अपरिमेय संख्या के बारे में। तो अपरिमेय संख्या के बारे में जानने से पहले सर हाई कोष्ठवा में लिखे, कोठवा में लिखे, सर थोड़ा सा इसके बारे में बताइए ना। तो बाबू रे, इसका मतलब ये है कि सभी के सभी प्रकृत संख्या पूर्ण संख्या हो सकता है, सभी के सभी पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या हो सकता है, और सभी के सभी पूर्णांक संख्या क्या हो सकता है बाबू, परिमेय संख्या हो सकता है। बातें समझ में आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए भाई। अगर इसमें किसी को भी किसी प्रकार की दिक्कत परेशानी हो रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कहाँ किस प्रकार की दिक्कत हो रहा है, हम उसको स्पष्ट रूप से वीडियो के थ्रू हम तो आपको अच्छी तरह से क्या करेंगे, समझा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे कहते हैं अपरिमेय संख्या। उसे क्या कह सकते हैं बाबू, अपरिमेय संख्या। तो चलिए एग्जाम्पल देते हैं। तो एग्जाम्पल में सबसे पहला एग्जाम्पल तुम लोग याद रखना, पाई। पाई जो होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और कहे सर ये रूट में 2 है, इसको काहे अपरिमेय बोले हैं? तो इसलिए बोले हैं ना बाबू कि किसी संख्या का वर्ग नहीं है, किसी संख्या का क्या है, वर्ग नहीं है। जो 2 है ये किसी संख्या का वर्ग है नहीं है, और नहीं है जो कहने का मतलब रूट में संख्या हो और वो किसी संख्या का वर्ग न हो तो वो स्पष्ट रूप से अपरिमेय संख्या कहलाता है। समझ रहे हैं बाबू? और बात कर लेते हैं, ये सब तो देखिए रहा है कि सब किसी संख्या का वर्ग नहीं है। अब देखो इसकी बातें कर लेते हैं। अब कह रहा है कि अब इसको सर काहे रखे हैं, इसमें तो दशमलव के बाद जो संख्या था उसको रखे थे परिमेय संख्या, और इसमें रेकरिंग वाला था उसको भी बोले थे परिमेय संख्या, लेकिन ये डॉट डॉट यानी कि अनंत तक जा रहा है तो इसको परिमेय संख्या में काहे नहीं रखे हैं? तो बाबू इसको p/q के रूप में लिखना आसान नहीं है। मान लो कि इसको ऐसे है, कैसे क्या करें बाबू, 3.3245 ऐसे ऐसे डॉट डॉट है, तो मान लो कि बटा में 1 कर दे। अब इसको p/q के रूप में लिखने के लिए अब हम कोई को जीरो बैठाएंगे? पता है ये कहाँ तक गया है, हमको पता है? नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो हम कैसे इसको p/q के रूप में लिखेंगे? हमको पता नहीं है तो हम इसमें कितना जीरो बैठाएंगे इसके बारे में भी हमको जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है तो हम इसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद कोई संख्या किसी हद तक जाकर कट जा रहा है तो परिमेय। अगर संख्या दशमलव के बाद कोई संख्या दोहराता है, समझ रहे ना, संख्या दोहराए या संख्या के समूह दोहराए तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाबू, परिमेय संख्या। अगर दशमलव के बाद न कटे और न किसी संख्या को दोहराए, वो अनंत तक चले जाए, उसको कहेंगे बाबू अपरिमेय संख्या। यहां तक किसी भी भाई को किसी भी प्रकार के दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब बात कर लेते हैं वास्तविक संख्या के बारे में। किसके बारे में बाबू, वास्तविक संख्या। देखो बाबू चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या और हम पहुंच गए हैं यहाँ चैप्टर के नाम तक, यानी कि चैप्टर के नाम के पास हम लोग आ गए हैं। अब बात करेंगे किसके बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो देखो बाबू परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्या कहते हैं। परिमेय और अपरिमेय के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अब एग्जाम्पल की जो बातें आएगी तो एग्जाम्पल में चाहे तो इस परिमेय संख्या से भी लिख सकते हैं और कहने के बाद अपरिमेय संख्या से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के मिलाने से ही वास्तविक संख्या क्या होता है बाबू, बनता है। ठीक है ना बाबू? तो एग्जाम्पल के तौर पे देखिए रहा है तुम लोग, 5 है, 0.8 है, 0 है, पाई है, √2 है, 5 प्लस और क्या बोलते हैं √7 है, सब के सब क्या हो गया बाबू, परिमेय संख्या। समझ रहे हैं बाबू, अति सॉरी वास्तविक संख्या। क्या हो गया बाबू, वास्तविक संख्या। अब थोड़ा सा एक बार बैंक चलते हैं। अब कहोगे सर यहाँ तक तो समझाए थे और थोड़ा इसके बारे में समझाइए कि काहे ये परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या हो गया है। तो बाबू एक बात ध्यान से सुन लो, कहने का मतलब ये है
कि किसी भी अपरिमेय संख्या से कोई भी परिमेय संख्या किसी भी रूप किसी भी थ्रू यानी कि किसी भी चिन्ह से मिले तो वो क्या कहलाएगा? अपरिमेय संख्या कहलाएगा। परिमेय संख्या कोई हो और उसमें अपरिमेय संख्या जुट जाएगा ना तो वो भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय हो जाएगा। और परिमेय संख्या में कोई अपरिमेय संख्या से भाग कर देंगे ना तो अब वो भी क्या हो जाएगा? कहने का मतलब कि अपरिमेय संख्या ही हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं और इसके बाद का जो टॉपिक है वो चैप्टर से रिलेटेड है। समझ रहे हैं बाबू? मैंने कहने का तो प्रश्नावली बनाने से रिलेटेड है। तो इसके बाद हम कुछ टॉपिक को छोड़ रहे हैं और उस टॉपिक के बारे में समझाएंगे और समझा के प्रश्नावली में भी एंट्री कर जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।